ये में हम पहुंच गए नीमच माता के ऊपर, मंदिर के ऊपर। और पास में कितना सुंदर पहाड़ है ये, और हरियाली है। और मेरी तो यही कामना रहेगी कि ये हरियाली हमेशा ऐसी बनी रहे, लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे। हम जो पर्यावरण के नाम, विकास के नाम पे जो विनाश कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। जो हमारी आबादी पृथ्वी पे इतनी बढ़ चुकी है हमें उसको नियंत्रण में लाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करके इस सुंदर हरियाली को बचा सकते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं नीमच माता मंदिर, और हमारे साथ में है विनय जी। तो अब हम जाएंगे और वहाँ का इतिहास और वहाँ का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। मेरे पास ही बाकी तो हेलमेट लगाते हैं, आज भूल के लगाते हैं। अभी हम नीमच माता के जस्ट नीचे आ गए हैं और अब चलते हैं ऊपर की ओर। तो दो मेहमान ये कार के ऊपर मजे ले रहे हैं। तो विनय जी अभी नया स्पीकर इन्होंने अनबॉक्सिंग किया है और पता नहीं क्या करने वाले हैं इसका। तो बस ऊपर की ओर रवाना हो गए हैं। और यहाँ से ये एक स्कूल है, जस्ट ऊपर नीमच माता के जब ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ से कुछ दूरी पे ही है, लगभग 100 मीटर की दूरी पे होगा। और चलते हैं ऊपर की तरफ। नीमच माता का जो द्वार है वो कुछ मीटर की दूरी पे है, लेकिन नीमच माता तो काफ़ी ऊपर है। वो कितनी सीढ़ियाँ हैं? सीढ़ियाँ का रास्ता भी है, रैंप का रास्ता भी है। रैंप है 850 मीटर है, और सीढ़ियों का कुछ पता नहीं। सीढ़ियाँ वैसे यूं। तो बस अब नीमच माता के द्वार पे हम आ गए हैं और हाय, और ऊपर की ओर जा रहे हैं। क्या बोलते थे आपके पापा? मेरे पापा बोल रहे थे कि आज कुछ क्या बोलते हैं, संडे ही नहीं है। अच्छा, जाके रहो। मैंने बोला भीड़ कम होगी। और ये दादी माँ बैठे हैं यहाँ पर, और काफ़ी शांत है आज, क्योंकि आज न कोई आज रविवार है, कुछ नहीं है। तो काफ़ी शांत है पूरी तरह से। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी हवा आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी। आज कोई ऐसा कोई ओकेजन नहीं है, ना संडे है और ऐसा कुछ नहीं है। तो आज काफ़ी पूरा खाली खाली है और काफ़ी शांत क्षेत्र। देखिए आपको पक्षियों की, क्या सुनना चाहेंगे आप? पक्षियों की आवाज़ के अलावा और की आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वैसे भी उदयपुर में इतना अच्छा प्राकृतिक चीज़ें देखने लायक है, घूमने लायक है। तो काफ़ी मस्त लग रहा है प्रकृति के नज़दीक आने पर। तो विनय जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं तो आता ही रहता हूँ, आप भी आते ही रहते होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तो मतलब 3-4 महीने बाद आया हूँ। भी अच्छा लग रहा है, और भीड़ नहीं है तो सबसे बढ़िया है। तो अपन सीढ़ियों पे नहीं आए ना, अपन ये इस पे आए। तो उस साइड क्या थी, सीढ़ियाँ थी ना, उस साइड सीढ़ियाँ थी ना। हाँ, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ ऊपर जाने के नीमच माता के। एक आप सीढ़ियाँ ले सकते हैं, और दूसरा ये इधर से इधर मत जाइएगा। हाँ, आप इधर से इधर मत जाइए, ये चेतावनी है। और बाकी यहाँ से जाए या फिर सीढ़ियों से जाए, आपकी अपनी पसंद है। आए नीमच माता के तो सब कुछ अच्छा है, प्राकृतिक स्थल वगैरह। लेकिन एक चीज़ काफ़ी ख़राब लग रही है कि यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल्स और ये पेप्सी के ढक्कन पड़े हुए हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जब भी आप यहाँ पे आए तो प्रकृति का सदुपयोग करें और प्लास्टिक को ना फैलाएं। धन्यवाद। यहाँ से जो नीमच माता का वो मंदिर है वो है 750 मीटर और है यहाँ से। तो अब चलते हैं उस तरफ। ये जी जो स्पीकर लाया है उसका सदुपयोग करते हुए तो माता जी का कोई स्रोत सुनाना चाह रहे हैं। भवानी स्तुति। भवानी स्तुति। ये नीमच तदपि जन जाने
तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुक्तास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने माता त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेयज्ञानेन द्रविणविरहेण न सतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यम् जननि सकलो शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि माता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि भवति सरला परं तेषां भक्ते मतलब बहुत अच्छा हो रहा है वैसे जो मैं एक बात बताऊं आपको तो जो ये विनय जी हैं तो ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। इनके सामने मैं तारीफ कर रहा हूँ। एक दिन इनके साथ बैठ के अलग अलग हम विषयों पे भी चर्चा करेंगे, उनके वीडियो भी अपलोड कर देंगे। अब यहाँ से जो नीमच माता का मंदिर है वो 400 मीटर और रहा है, पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। तो बस 400 मीटर के बाद हम ऊपर जाएंगे और तब बात करते हैं कि इस मंदिर के पीछे का इतिहास क्या है और ये कहाँ पे इसकी जो लोकेशन पड़ती है, जिससे ये आप जो देख रहे हैं दर्शक वो आसानी से यहाँ पे आ सके। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप एक छोटा सा तालाब, क्या कहूँ मैं इसको, एक छोटा सा कुंड टाइप है। तो यहाँ पे ये वन विभाग के द्वारा बनाया गया और यहाँ पे ये वन्य जीवों के लिए बनाया गया है। कोई भी लकड़बग्गे, पैंथर ये आते हैं और पानी पीते हैं इधर। रात को उनको भी चाहिए, अगर यहाँ पे पानी नहीं पियेंगे तो शहर में आएंगे। माता का मंदिर है वो 300 मीटर की दूरी पे है। तो जगह जगह इन्होंने बोर्ड तो लगा रखे हैं और 300 मीटर और चलना है बस। तो यहाँ पे अब कुछ मीटरों की दूरी पे है हम नीमच माता के मंदिर से। तो यहाँ पे जो नारियल होते हैं, तो यहाँ पे जो भक्तजन है वो नारियल लेके आते हैं, तो उनके छिलके भी होते हैं। तो आप जानते ही हैं कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें हर जगह नारियल का प्रयोग किया जाता है। तो नारियल से वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, उसकी दूध बन जाता है, बहुत कुछ बनता है। लेकिन ये जो छिलके होते हैं तो इनका भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। गाँवों में इसे बर्तन भी धोते हैं। उसके अलावा भी इसकी जो छाल होती है इसको जला के इसका बवासीर के रोग में भी ये काम आती है। और कोई उपयोग है इसके, बताइए आप। जलाते भी हैं, अच्छी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और कोकोपीट बनती है किचन गार्डनिंग के लिए। जी, जिनको किचन गार्डनिंग में इंटरेस्ट है वो जानते होंगे जिसकी कोकोपीट बनती है। हाँ, कोकोपीट और बनती है। और जानने के लिए आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए। यहाँ पे मोर भी आ गया, ये देखिए आप, मोर वो पानी पी रहा है, गर्मी का मौसम है, पानी नहीं कुछ खा रहा है वो। और ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़ारा है उदयपुर का। और ये जो नीमच माता का जो मंदिर है उदयपुर के सबसे ऊंचे पर्वतों में है। और वो जो आपके सामने है वो मोती मंगरी है, जिसमें मैं परसों गया था वहाँ पे, कल परसों। और अब ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए अभी जैसे हम यहाँ पे नीमच माता के मंदिर के ऊपर आए तो ये पूरा प्राकृतिक स्थल है, यहाँ पे वन्य जीवों का भी डेरा है। तो देखिए जब हम कई प्राकृतिक जगह जाते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन वैसे ही वैसे जब वो जानवर हमारे डेरे में आते हैं, इंसानों के डेरे में, तो कितना गंदा लगता है उनको। और
हमने क्या उनकी दशा कर रखी है। हमको भी हमारा डेरा बहुत गंदा लगता है। या तो विनय जी के बारे में एक अच्छी बात बताता हूँ। जो ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाला कॉर्नर, तो यहाँ से दिख रहा है बीच में टाया बड़ा, पैलेस, उससे तो जस्ट इस अपने साइड वाली जो छतरी है ना, अच्छा यहाँ से वो छतरी हमारी है। यहाँ से वो उधर तैर के जाते हैं। अंकल तो सुबह सुबह वहाँ से कभी कभी सोलर ऑब्जर्वेटरी वो दिख रही है जी। सोलर ऑब्जर्वेटरी, इसकी एक खासियत है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जगह पे बनाई जाती है। तो बस अब मंदिर के हम जस्ट नीचे खड़े हैं और आते ही ये एक बड़ी सी घंटी है और इस पे ये स्टॉप वॉच लगा रहे कि इसकी आवाज़ कितनी समय तक रहती है। 1 2 यार क्या समय रहा? 7 सेकंड, 7-8 सेकंड। ओके। तो बस अब मंदिर आ चुके हैं और शूज़ उतार देते हैं। यहाँ से काफ़ी जो सुंदर नज़ारा है, देखिए आप, काफ़ी सुंदर। बस इन बिल्डिंगों की जगह हरी भरी जगह होती तो और भी सुंदर। हाँ सही बात। पर अब जो ये हरियाली रही है, ये नहीं जाए तो अच्छा है। अब इसको तो हम नहीं हटा सकते, पर हम जनसंख्या को नियंत्रण करके और अभी जो हरियाली बची इसको कम नहीं होने दे सकते। तो अब पहुंच गए हैं नीमच माता जी के यहाँ। तो अब चलते हैं ऊपर की ओर और फिर बैठ के बात करते हैं इतिहास और जो ये कहाँ पे लोकेट पड़ता है उसकी। तो चलते हैं ऊपर की ओर। और ये देखिए पास में फतेह सागर झील है जस्ट इसके नीचे। और विनय जी तो ऊपर चढ़ भी गए पूरे ऊपर की ओर और बस हम जा रहे हैं धीरे धीरे और माता जी आने वाले हैं। और देखिए काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है ये, काफ़ी सुंदर। और बस पहुँच गए हैं ऊपर की ओर और ये जस्ट आ गए। ये जो नीमच माता जी का जो मंदिर है वो राजस्थान के उदयपुर जिले के फतेह सागर झील के पास देवाली, ये जो पहाड़ है इसको देवाली का पहाड़ कहते हैं, इस पर स्थित है। और ये फतेह सागर झील से करीब 3.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी दूरी आप पैदल तय कर सकते हैं, बहुत पास में है, जस्ट फतेह सागर के जस्ट नियर है, ये बिल्कुल पास में है। और इसका जो इतिहास है, तो नीमच माता जैसे नाम से भी स्पष्ट है, आप नाम से पूरा स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि नीम से पेड़ की इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इनको नीमच कहा जाता है। तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि प्रकृति को यहाँ पे सर्वोपरि रखा गया है और इससे हमें संदेश भी मिलता है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। और तमाम तरह के उलूल जुलूल जो काम हम विकास के नाम पर जो हम विनाश कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक बुरी चीज़ और हो रही है कि यहाँ पर रोप वे बन रहा है। तो ये तो चलो एक नज़र से तो इसको बहुत अच्छा ही माना जाता है कि पर्यटन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी विनय जी ने कुछ कहा था कि के लोग ज़्यादा आएंगे, बिल्कुल फ्री पॉकेट के लोग ज़्यादा आएंगे तो इस चीज़ का महत्व नहीं समझेंगे, तो कुछ कचरा करेंगे, चिल्लाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। फिर चल के आएंगे तो उसका महत्व समझेंगे कि भाई आना है तभी आएंगे, बाकी हर कोई चलता फिरता नहीं आएगा। अभी एक विनय जी बात कह रहे थे कि जो जितने भी तीर्थ हैं तो उनके लिए सरकार को अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अभी हरिद्वार में भी जो चारों धाम है तो वहाँ पे भी रोड बन रही हैं, वो सब हो रहा है। तो वो किसके लिए हो रहा है? आम आदमी के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी गाड़ियाँ लेके वहाँ पे पहुँचेगा। तो वो सारे जो सो कॉल्ड अमीर लोग हैं उनके लिए करा जा रहा है। तो तीर्थों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, पर्यटन के लिए काफ़ी सारी जगह हैं, उनके साथ हो तो ठीक है। बाकी आप जो आस्था के लिए जाना जाता है, जो इंसान के जो मानसिक विकास के लिए जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी हम अगर पर्यटन को जोड़ दें और बस ऐसा मतलब उनको भी ऐसे होटल की तरह और रिसोर्ट की तरह परिवर्तित कर दिया जाए, तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी ख़राब चीज़ है, विनाश की चीज़ है।
तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का विरोध करें। और नीमच माता के बारे में तो ये था, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ऊपर। आप आएंगे ऊपर तो काफ़ी आपको बढ़िया लगेगा, चारों तरफ हरियाली दिखेगी आपको। और जस्ट सामने फतेह सागर झील है, तो अभी गर्मी का ही मौसम है, तो आप आए हैं यहाँ पे और आनंद लें यहाँ का, और प्रकृति का महत्व समझें कि कितना महत्व है प्रकृति का हमारे जीवन में। और बस इसी के साथ में ये जो 800 मीटर के आसपास है, इसकी जो चढ़ाई है, नीचे से आप चढ़ेंगे तो इसकी जो चढ़ाई है वो करीब 800 मीटर के आसपास है, आप जब ऊपर पूरा चढ़ेंगे। और तो डिटेल, ये जो एयरपोर्ट है, मंदिर से एयरपोर्ट से आप एयरपोर्ट पे आए, जो सबसे पास में हवाई अड्डा कौन सा, महाराणा प्रताप हवाई, तो वहाँ से ये 32 किलोमीटर की दूरी पे है। और ट्रेन स्टेशन है उदयपुर का, वहाँ से इसकी 7.5 किलोमीटर की दूरी है। और जो नज़दीकी जो बड़गांव का जो बस स्टैंड है, वहाँ से आपकी इसकी दूरी जो है वो 3.5 किलोमीटर की दूरी है। और बाकी काफ़ी अच्छी जगह है, आइए। थैंक यू। जब हम नीमच माता जी आए हैं तो यहाँ पे जो इसका हिस्ट्री है उसके बारे में और कुछ दे रखा है। राजस्थान में स्थित जिलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर भारत के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। राजस्थान की प्राचीन और पारंपरिक संस्कृति पूरे देश में मशहूर है। उदयपुर में आपको ऐतिहासिक किले, पुराने राजाओं के महल, कोठियाँ, मंदिरों के वास्तुशिल्प देखने का मौका मिलता है। उदयपुर के प्राचीन उत्कृष्ट कला को देखकर आप प्राचीन समय के जीवन का अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। उदयपुर शहर के आखिरी छोर पर फतेह सागर झील के पास पहाड़ी पर नीमच माता जी का मंदिर बना है, जो कि उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए रैंप सीढ़ियां बनी हैं, जिसमें लगभग 900 मीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ताम्रपत्र एवं बड़वा की पोथी के अनुसार नीमच माता माँ चामुंडा का स्वरूप है। माँ की मूर्ति 56 इंच ऊंची, 23 इंच चौड़ी है, जो कि पत्थर की बनी है। यह स्थान महाराणा श्री हमीर सिंह जी का राज्यकाल से भी पुराना है, लगभग 450 वर्ष पूर्व। उस समय इस पहाड़ी पर बहुत सारे नीम के पेड़ हुआ करते थे, आज भी हैं। इस पहाड़ी पर एक गायरी अपने पशुओं को चराता था, जिस पर भेड़ें प्रमुख थी। उस गायरी का नाम लिम्बा जी गोत्र गायरी था। गायरी अपने साथ भोजन, पीने का पानी साथ लाता था। गायरी अपने पीने के पानी में से कुछ पानी निकालकर एक नीम के पेड़ को चढ़ाता था। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाने से एक दिन उस नीम के पेड़ से देवी प्रकट हुई। लिम्बा गायरी पर प्रसन्न होती हुई बोली, या मेरी स्थापना की जाए, मेरी सेवा पूजा तुम और तुम्हारे परिवार द्वारा की जाए। तब लिम्बा गायरी ने चबूतरे का निर्माण कर देवी को स्थापित किया। नीम के पेड़ से प्रकट होने के कारण देवी को नीमच माता के रूप में जाने लगा। लिम्बा गायरी वर्षों तक निरंतर सेवा करता रहा। गायरी भेड़ों को इसी स्थान पर चराया करता था और जीवन यापन करता था। एक समय एक बादशाह व बेगम अपनी फौज के साथ देवरी गांव के पास अपना डेरा डाला हुआ था। फौज को राशन पानी की जरूरत थी। बादशाह को अपने परिवार व फौज को दूध की आवश्यकता पड़ती थी। दूध की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती थी। बादशाह ने पता लगाया कि ज़्यादा मात्रा में दूध की आपूर्ति केवल लिम्बा गायरी कर सकता है। जब तक बादशाह वहाँ रहा तब तक गायरी 125 मण दूध की आपूर्ति करता था। जब बादशाह जाने लगा तो लिम्बा गायरी ने कहा, हजूर जहाँ पना, इतने दिनों तक आपकी सेवा में हाजिर थे और आपकी सेवा करी, आप हमारी मजदूरी देने की कृपा करें। तब बेगम ने अपने पाँव की एक पायल उतारी। वह पायल 1.25 सेर वजनी थी, सोने की बनी थी, जिसमें हीरे मोती जड़े थे। लिम्बा गायरी ने वह पायल अपनी घरवाली को दी। उसकी घरवाली ने उस पायल को पीतल की समझकर दान की कोठी में डाल दी। उदयपुर के महाराणा ने उस समय एक प्रतियोगिता रखी। शर्त के अनुसार सीसारमा गांव से राजमहल के गोखड़े तक एक रस्सी बांधी गई थी। जो भी लाव के ऊपर चलता हुआ महल तक पहुंच जाएगा, उसको महाराणा अपना आधा राज दे देंगे। कोई भी उसके लिए तैयार न था। उस काल में एक कंजरी का नाम बहुत नट कला में जो प्रसिद्ध है, कंजरी नटनी का नाम था। उसने इस प्रतियोगिता में भाग लेने की ठानी। उसने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए महाराणा के पास समाचार पहुंचाया। जब लिम्बा गायरी को मालूम पड़ा तो उसने सोचा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेना उसके बादशाह से प्राप्त पायल को इनाम के रूप में दे देगा। उसने अपनी घरवाली से वह सोने की पायल ली। गायरी उस प्रतियोगिता वाले स्थान पर चला गया, वहीं अपनी भेड़ें चराने लग गया। निश्चित स्थान व समय पर प्रतियोगिता आरंभ हुई। नटनी सीसारमा गांव से लाव रस्सी पर चलना आरंभ कर दिया। नटनी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर चली जा रही थी। अचानक नटनी ने नीचे की तरफ देखा कि एक व्यक्ति हाथ में पायल लिए हाथ हिला रहा था। नटनी ने पूछा, क्या हुआ? वह व्यक्ति और कोई नहीं, लिम्बा गायरी था। उसने जवाब दिया, गायरी उसने नटनी को इनाम में पायल देना चाहता है। लिम्बा गायरी ने पायल कंजरी की तरफ उछाल दी। कंजरी ने अपना पाँव आगे बढ़ाया। पायल नटनी के पाँव में जा फंसी। नटनी ने पूछा कि दूसरी पायल कहाँ है? तो गायरी ने कहा, दूसरी पायल मेरे पास नहीं है, दूसरी पायल राजा देंगे। इस प्रकार नटनी आधा तालाब पार कर गई। दरबारी घबरा गए। नटनी तो पूरा तालाब पार पर चलते हुए महल तक पहुंच जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी।
दरबारियों ने रस्सी काट दी जिससे नटनी तालाब में गिर गई। नटनी की वही मृत्यु हो गई जहाँ नटनी की मृत्यु हुई, वहाँ उसका चबूतरा बनाया गया है। उसने नटनी के चबूतरे के नाम से जाना जाता है। यह नटनी का चबूतरा सिसारमा की तरफ पिछोला तालाब के मध्य आज भी मौजूद है। जब महाराणा को यह मालूम पड़ा कि हमारे से पहले किसी गायरी ने नटनी को इनाम दिया था, महाराणा ने कहा कि हम उस लिम्बा गायरी से मिलना चाहते हैं। सैनिक गायरी को ढूंढते हुए चिकलवास पहुंचे। जब लिम्बा गायरी को मालूम पड़ा कि राज दरबार में बुलाया गया है, डर के मारे बिना सोचे समझे गायरी के मन में आया मुझे हो सकता है कि मुझे दंड देंगे। तब लिम्बा गायरी उसके चारों पुत्रों ने तय किया कि पलायन करना ही जरूरी है। रातों रात गायरी उसका परिवार चारों दिशाओं में बिखर गया। लिम्बा गायरी का कामकाज खेती बाड़ी का कार्य एक वफादार व्यक्ति संभालता था। उसका नाम टीलाजी खेर था। लिम्बा गायरी ने जाने से पूर्व अपनी जमीन जायदाद और नीमच माता का स्थान गूगल मगर टीलाजी खेर को सुपुर्द करके चला गया और कहा कि यह जितने भी जमीन संपत्ति मंदिर की सेवा पूजा तुम करना, तब से लेकर वर्तमान में टीलाजी खेर के वंशज लगभग 450 वर्षों से द्वारा ही नीमच माता की सेवा पूजा करी जा रही है। उस गायरी वंशज का जो गोत्र है उसमें से गोत्र खेर, खड़ा, परमार, गवरिया और लाहौर लखारा पवार जो पंचोली के गोत्र से माने जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण भटनागर समाज टाकोत कार्यस्थल पंचोली द्वारा किया गया था। इन्होंने ही मंदिर टीलाजी खेर को सुपुर्द किया। प्रत्येक वर्ष की हरियाली अमावस्या को पूजा अर्चना भटनागर समाज द्वारा की जाती है। धन्यवाद। ये जो मंदिर है इसके ऊपर पीछे का जो व्यू है काफ़ी सुंदर है, देखिए आप। ये नीमच माता जी की मूर्ति के आगे त्रिशूल बना हुआ वो है, और ये जो अंदर देख रहे हैं आप, ये नीमच माता जी की मूर्ति है और काफ़ी सुंदर है। नीमच माता है, उनके दर्शन भी हो गए हैं। ये देखिए हमारे पीछे ही है नीमच माता जी की जो मूर्ति है, और बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रहे, नीचे नहीं जाए, क्योंकि इतनी शांति है, इतना सब कुछ है। और पीछे भी काफ़ी पूरा फतेह सागर झील का नज़ारा है ऊपर से। पर बस अब चलते हैं नीचे की ओर, और नीचे की ओर जाते हैं। और आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और आप, मुझे लगता है कि हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए। और ये जो रोप वे है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है, उसके बारे में भी आप कृपया हमें कमेंट करें। तो आपकी राय भी जानने की हमें भी इच्छा है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो कृपया कमेंट करें इस रोप वे के बारे में। धन्यवाद। तो ये विनय जी बच्चों की तरह मस्ती करते हुए, ऐसे तो बच्चे ही हैं। मोर बोले रे नो मोर आबू रे पहाड़ा में। ये गाना मोर सुना? बोले रे पिया जी, मोर आबू रे बोले पहाड़ा। रे। अच्छा, हाँ। पहले मैं समझ विनय जी आपको है कुछ जितने- दोहे गीत कुछ आए तो सुनाएं कृपया। आपके हैं जितने फॉलोअर छोड़ के बात है खून निकलने लग गया। अच्छा, तो अंकल है ना, ये जो वीगनिज्म पे आपके क्या ख्याल है इस पे? जो वीगन का सीधा सा मतलब है शुद्ध शाकाहार। शुद्ध शाकाहारी रहना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। हाँ। शुद्ध शाकाहारी से तो बिल्कुल फायदे हैं। जैसे जो शाकाहार हो गया, तो जो शाकाहार में तो लोग मानते हैं कि उसमें जैसे दूध दही भी शामिल कर लिया, लेकिन शुद्ध शाकाहार में जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें यूँ है कि दूध दही भी शामिल नहीं किया जाता है। जो अच्छा, जो पशुओं से जो भी चीजें मिलती है ना, पशु से पे वो दूध दही घी चमड़ा, यहाँ तक कि चमड़ा। तो इसका मतलब है प्रकृति के इसी मतलब अनाज के ऊपर ही अपन निर्भर रहना चाहिए। कैसे है कि अभी जो पूरी पृथ्वी की जो पॉपुलेशन है ना, तो वो 800 करोड़ के लगभग है। तो अभी 800 करोड़ लोग हर साल 80,000 करोड़ जानवरों को पहले तो बड़ा करते हैं, फिर मार के खाते हैं। ओहो, तो ऐसी ये पूरी प्रक्रिया चली हुई है। और अगर लोग सब मांस खाना छोड़ देना, तो जो अपने पूरे विश्व में जो भूखमरी की समस्या है तो वो खत्म भी हो जाएगी। अच्छा, कैसे खत्म होगी? क्योंकि मान लो देखो, इधर 1 किलो कोई मांस खा रहा है, इधर 1 किलो कोई अनाज खा रहा है, तो अब वो 1 किलो जो मांस बनेगा ना, तो उस मांस को बनाने में कितनी सारी चीजें लगेगी, कितना सारा अनाज। मतलब एक जो मटन होता है ना, तो उसको 1 किलो मांस को बनाने में 28 किलो अनाज लगता है पहले। अच्छा, 28 किलो अनाज लगेगा। उसके अलावा मांस ऐसे थोड़ी बनेगा, उसके अलावा उसमें कितनी लीटर, मतलब सैकड़ों लीटर पानी चाहिए। तो इतने सारे संसाधन जो मांसाहारी व्यक्ति व्यर्थ कर रहा है। और देखो, सब लोग तो जीवों की दया नहीं समझेंगे। अब जो नहीं समझते उनको इस तरह से समझाया जा सकता है। और वो शरीर के लिए भी बहुत बुरा है। मतलब ये चीज तो नहीं सीखी। तमाम तरह के रोग उनसे होते हैं। तो ये अभी एक मूवमेंट चल रहा है वीगन का, ये इसमें आपको, हाँ, आपको इसमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल।
और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मूवमेंट है, मतलब इसको क्या सरकार ने भी मान्यता दे रखी? विगन सरकार बनाता है, सरकार क्या बोल रही है इसके बारे में? देखिए, सरकार बनाता है आम आदमी, और जैसा आम आदमी चाहता है वैसा होता है। अभी आपको बताओ तो ज्योतिबा फुले की ये जो रही थी, इसकी छुट्टी रही थी। अब छुट्टी क्यों रही? क्योंकि लोगों ने मांग की, है ना। जो लोग इसकी मांग करेंगे, सरकार भी इसके लिए सोचे कि आम आदमी जब बदलेगा तब सरकार बदलेगी। और आम आदमी अगर निखटा है, इससे कितने जन जुड़े हुए हैं अभी? इससे काफी लोग, जो जहाँ पे जितनी ज्यादा साक्षरता है ना, वहाँ पे ज्यादा एक्टिव लोग, क्योंकि ये सारा तर्क पे आधारित है ना। तर्क पे आधारित है, हाँ, तर्क पे पूरा है। कि समझाने के लिए काफी आपको तर्कों की तर्क तो खूब सारे, बिल्कुल डिटेल की जरूरत होगी पूरा। तो ये है, तो काफी एक्टिविटी। जो पालक या पशुपालक को ऐसी बात करे वो तो माथे पड़ जाए। बिल्कुल यही हो रहा है, नहीं ऐसा काम होना चाहिए। यही हो रहा है। अब जैसे हम ये बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये एनिमल की इंडस्ट्री है ये तो बंद हो जाएगी। और मैंने कहा, जब जो चोरी करता है उसकी भी तो इंडस्ट्री बनी हुई है, तो आप कल को तो ये भी कहोगे कि उसकी बंद हो जाएगी, वो कैसे खाएगा? तो जो गलत काम है अगर बंद होंगे तो अच्छे काम शुरू होंगे ना। अब जैसे ये दूध बंद हुआ है, पशुओं का दूध, तो उसके अलावा जैसे ये प्लांट बेस्ड में बादाम का दूध है, पीनट का दूध है, मूंगफली का दूध है, उसके अलावा जो ओट है, ओट का दूध है, और उसके अलावा तरह तरह के दूसरे दूध है, मिलते हैं। और आप घर पे कुछ क्षणों के लिए बना सकते हैं। जबकि देखो, एक गाय होती है, ठीक है, भारत में गाय को माता मानते हैं, लेकिन बीफ का भी नंबर 1 एक्सपोर्ट करता है भारत। और उसके अलावा भी गाय से जब दूध कैसे आएगा? पहले तो उसको कृत्रिम रूप से गर्भाधान किया जाएगा उसका, आर्टिफिशियली, नेचुरल कुछ नहीं है, मतलब एक तरह से रेप की तरह आर्टिफिशियली गर्भाधान कराया जाता है। उसके बाद उसका जो बछड़ा आएगा, बछड़े को दूध नहीं पिलाया जाता है। उसका जो दूध है, जो उसके हक का दूध है, वो दूध डेयरी वाले पूरा निकाल लेते हैं। उसके अलावा इंजेक्शन देते हैं और बुरी तरह से उसको रखते हैं पूरा। और अगर और मेल बछड़ा हो गया तो वो कहाँ जाएगा? स्लॉटर्स में, कत्ल खाने। और गाय जब बूढ़ी होगी तो वो जाएगी रोड पे। तो रोड पे आज इतनी गाय क्यों है? और भैंसें रोड पे नहीं दिखती, क्योंकि भैंसों को सारी काट दी जाती है। और ये भी हम कितना भेदभाव करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा दूध भैंसों का ही पीते हैं, लेकिन वो दिखती कहीं नहीं है, क्योंकि उनका ऐसे धार्मिक कोई प्रोपोगंडा नहीं है, तो वो दिखती नहीं है। तो ये भी एक तरह से, कभी कृष्ण ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था कि ऐसा भेदभाव करो आप जीवों में। तो इसका सॉल्यूशन जो देखा है, सॉल्यूशन यही है कि हम जो डेयरी उत्पादों का जो भी पशु उत्पाद यूज न करें, वो वीगन चीजें लें। वीगन चीजें, हाँ, जैसे चमड़े की चीज का इसका और ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, इसका पॉपुलर करना चाहिए हर जगह। सही बात है। हाँ, ये अवेयरनेस नहीं है, दिक्कत ये है इसको वीगन को ज्यादा आगे बढ़ाना है जी, तो ये इस पे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया या सोशल इसके माध्यम से ज्यादा फैल रहा है, इसके माध्यम से। बिल्कुल, आज तक अभी तक इसका कोई ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ है? डॉक्यूमेंट्री सब उपलब्ध है, इंटरनेट पे सब उपलब्ध है। अभी एक माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो उसमें जो ये डेयरी इंडस्ट्री का जो काला सच है वो पूरा दिखाया गया था। माँ का दूध आई थी, तो उसमें क्या होता है, एक डॉक्टर हर्षा नाम के कोई व्यक्ति है, तो उन्होंने जब ये पूरी चीज देखी तो उन्होंने फिर इस पर काफी रिसर्च की पूरे देश में जाके, तो फिर उनको ये सारी सच्चाई पता चली कि कैसे क्या होता है। अब जो सो कॉल्ड जो गौ रक्षक मानते हैं अपने आप को, तो वो भी ये सब चीजें खाते पीते हैं। और भाई उनको ये बात कौन समझाए कि आप खा रहे हो तो इसलिए सड़क पे आ रही है ना, अब आप ये बंद कर दोगे तो आएगी नहीं। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप उनकी आबादी बढ़ रही है, तो बढ़ा ही जा रही है ना आर्टिफिशियली। तो बस यही है, बस आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद सर, आपने हमारे को ज्ञान दिया इस बारे में। जी, धन्यवाद। आपके शुभ नाम? विनोद बंदवाल। अच्छा, पोज दिया तो नीमच माता मंदिर के जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे बीच में एक शिव मंदिर भी है, तो आप देख सकते हैं ये वाला। गूगल पे की सुविधा उपलब्ध है। फोटो काफी अच्छा बना है। बस हम ऊपर से नीचे आ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और मुझे लगता है कि विनय जी अब हेलमेट निकालेंगे यहाँ से अंदर से और पहनेंगे।